हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारे जो कक्षा दसवीं का अध्याय नंबर 1 चल रहा है ना। उसका ये लेक्चर नंबर 5 होगा, है ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए है ना, उससे आगे, है ना। तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न वाले 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 का भी पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना। अब हम लोग करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 और 3, और समय के अनुसार हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं, है ना। नया पेज लेने के बाद में हम लोग प्रश्न क्रमांक जो 3 है उसका सेकंड वाला हिस्सा सोल्व करेंगे ना, मतलब सेकंड वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके हम लोग एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं, 2 पेज इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला हिस्सा है उसको हम लोग, मतलब सेकंड वाला प्रश्न है ना, उसको हम लोग इसमें सोल्व करते हैं, है ना। तो हल बराबर दी गई संख्या क्या है, 17, 23 और 29 है ना, 29 है। अतः इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा, है ना। इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा, है ना। ये जो सेकंड वाली लाइन है, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तब भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोग इनका कर लेते हैं एलसीएम गुणनखंड फैक्टराइजेशन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 17 का करेंगे, है ना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 17, 23 और 29 ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। 17, 23 और 29 ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं ना, तब नहीं लिखते, हम जानते हैं कि, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि 17, 23, 29 है ना, कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अतः क्या करेंगे हम लोग, इसलिए, है ना, अतः इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा, है ना। अतः इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा। ठीक है, अतः इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा। इसको हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अतः इनका गुणनखंड इस प्रकार होगा, कैसे होगा, 17 बराबर, है ना, 17 बराबर 17 गुना 1, है ना। 23 बराबर 23 गुना 1, है ना। और 29 बराबर 29 गुना 1, है ना। 29 बराबर 29 गुना 1, है ना।
तो इसका गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। हम लोग रफ वर्क कर लेते हैं कि यह किस प्रकार से होगा, है ना। तो 17 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, है ना, तब इसमें केवल 17 का ही गुना जाएगा, है ना। तो 17 एकम 17 हो जाएगा। इसी प्रकार से 23 का करेंगे तो, है ना, 23 एकम 23 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम लोग 29 का करेंगे, है ना, तब भी 29 एकम 29 हो जाएगा, है ना। अतः हम लोगों को पता चल गया है ना, कि इनका गुणनखंड किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अतः एच सी एफ ओ किसका 17, 23, 17, 23, 29 बराबर 1, है ना। ये आ गया इसका एच सी एफ, है ना। क्या आ गया ये एच सी एफ। अब हम लोग देखेंगे इसका एल सी एम, है ना। ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। तथा एल सी एम बराबर, है ना, एल सी एम बराबर, यहाँ पर इसका जो एच सी एफ होगा वो किस प्रकार से निकलेगा, है ना, वो यहाँ से इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 1 1 1, है ना, तीनों में, है ना, गुना में 1 1 1, तीनों में शामिल है ना। अतः यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, इसका एच सी एफ। एल सी एम कैसे निकलेगा, एल सी एम इसका निकल जाएगा, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है तो उन अभाज्य संख्याओं का गुना ही उसका एल सी एम होता है। इसलिए क्या आ जाएगा, 17 गुना 23 गुना 29, है ना, 17 गुना 23 गुना 29। तो सबसे पहले हम लोग 23 और 29 का गुना कर लेते हैं, है ना। तो 23 और 29 का गुना कितना हो जाएगा, 9 3 27, है ना, कैरी का 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा 207। मतलब 23 नाम में कितना हो जाएगा 207, 207 का 7, कैरी का 20, है ना, कैरी का क्या हो जाएगा 20, 23 दूनी 46, 46 और 20 कितना हो जाएगा, तो 46 और 20 हो जाएगा 66, है ना। और गुना हो जाएगा यहाँ पर 17, गुना क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब हम लोग 17 का गुना 667 में कर लेंगे, है ना, 17 का गुना 667 में कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तब प्राप्त हो जाएगा हमें एल सी एम, है ना, तब प्राप्त हो जाएगा हमें एल सी एम। 17 7 119 का 9, कैरी का 11, है ना, कैरी मतलब हासिल का 17 6 हो जाएगा 102, 17 6 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा 113, है ना, 113, 113 का 3 हासिल का 11, 17 6 102, 102 और 11 कितना हो जाएगा फिर से 113, है ना। तो 11,339 इसका क्या हो जाएगा एल सी एम, है ना, इसका क्या हो जाएगा एल सी एम। अब इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं और यहाँ पर इसका उत्तर देख लेते हैं ना। ठीक है, अतः, है ना, हम नोट क्या लिख लेंगे या उत्तर क्या लिख लेंगे, अतः दी गई संख्या का एच सी एफ बराबर 1 तथा एल सी एम बराबर, एल सी एम कितना है, एल सी एम है 11,339 होगा, है ना, 11,339 होगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग का जो दूसरा वाला सवाल है वो हो गया है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पर तीसरा वाला सवाल, है ना। और तीसरा वाला सवाल क्या है,
तीसरा वाला सवाल है यहाँ पर, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, 8, 9 और 25 है ना। तीसरा वाला सवाल क्या है, 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हल बराबर दी गई संख्या है ना, दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या 8, 9 और 25 ना, 8, 9 और 25 है ना। अतः इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग 8 का कर लेते हैं, है ना, कि 8 का गुणनखंड हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। तो 8 का कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का जाएगा कितनी बार, 4 का, 2 चौक 8, है ना। फिर से 2 का चले जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से 2 का चले जाएगा, 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2। अब कर लेते हैं 9 का, है ना। अब कर लेते हैं 9 का गुणनखंड। तो 9 में किसका जाएगा, 3 का, 3 3 9, फिर से 3 का, 3 एकम 3, है ना। इसके बाद क्या है 25, इसके बाद क्या है 25, 25 में किसका जाएगा, 5 का, 5 25, फिर से 5 के चले जाएगा, 5 एकम 5, है ना। अब बराबर करके हम लोग क्या लिख लेंगे, 8। 8 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2, है ना। इसी को हम लोग 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। तो बराबर करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 की घात 3, ठीक है। और गुना में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1, है ना। गुना में क्या लिख सकते हैं, 1। इसी प्रकार से 9 का, है ना, 9 का क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, बराबर करके हम लोग लिख सकते हैं 3 की घात 2, क्योंकि 3 का गुना कितनी बार हुआ है, 2 बार, और गुना में हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से 25 का, 25 बराबर 5 गुना 5, बराबर 5 का गुना 2 बार है तो 5 का वर्ग, है ना, गुना 1। तो यहाँ पर हमें जो HCF है वो क्या प्राप्त होगा, तो HCF यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो तीनों संख्याओं में कॉमन है ना, जो तीनों संख्याओं में कॉमन है वो क्या है, वो केवल 1 है ना, केवल क्या है, वो 1 है। अतः इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF तो आ जाएगा 1, है ना। इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF तो आ जाएगा 1। अतः HCF बराबर, है ना, HCF बराबर 1, है ना। HCF यहाँ भी हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तथा LCM बराबर, तथा LCM बराबर, है ना। LCM क्या आ जाएगा, LCM इन सभी संख्याओं का गुना, 2 की घात कितनी बार आई है, 3 बार, है ना। 3 की घात कितनी बार आई है, 2 बार, और 5 की घात भी कितनी बार आई है, 2 बार। और गुना में 1 लिखने से कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 का गुना किसी भी संख्या में करो उस संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। 2 की घात 3 क्या हो जाएगा, 8 गुना 3 की घात 2 9 गुना 5 का वर्ग 25, है ना। अब 8 ना में 72 गुना 25, है ना। अब 25 का गुना 72 में कर लो, है ना, 25 का गुना 72 में कर लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा इसका LCM, ठीक है। LCM बराबर 25 दूनी 50 की शून्य केरी का 5, 25 साते, है ना, 25 साते 175, है ना, 25 साते 175, और 5 कितना हो जाएगा 180, है ना, और 5 कितना हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से ये जो हमें
8 दूनी 16 24, 8 दूनी 16 4 8 45। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है ना 1800, ये क्या होगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम। ये क्या हो जाएगा, दी गई संख्याओं का एलसीएम। तो इसको हम लोग अब इसका उत्तर लिख लेते हैं ना। उत्तर में क्या करेंगे, एक छोटी सी लैंग्वेज लिख लेंगे, है ना। अतः दी गई संख्या का HCF ये होगा और LCM ये होगा। ठीक है, अतः दी गई संख्या का HCF बराबर 1 तथा LCM बराबर 1800 है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार के सवाल को हम लोग डील करते हैं, मतलब सोल्व करते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल, है ना। अगला सवाल क्या है ना, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है HCF 306 675 बराबर 9 दिया है ना। तो LCM 306 और 657 है ना, ज्ञात कीजिए, है ना। HCF दिया है हमें, LCM ज्ञात करना है ना। HCF दिया है हमें, LCM ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसके लिए हम लोग पहले तो हल में लिख लेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, है ना। और हर क्वेश्चन में हमारी ये अंडरस्टैंडिंग रहनी है कि सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे दिया है HCF ऑफ 306, 657 बराबर कितना है, 9, है ना। तथा LCM ऑफ 306, 657 बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अतः हम जानते हैं कि, है ना, हम क्या जानते हैं, हम एक सूत्र पढ़ा था हमने, है ना, उसको रिकॉल करने का टाइम आ गया है, उसे पुनः याद करने का समय आ गया है ना। अतः हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। तो हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सूत्र क्या है कि जब दो संख्याओं को गुणा किया जाता है ना, तो उनका LCM और HCF उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो उनका LCM A, B गुना HCF ऑफ A, B के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये सूत्र हमने कैसे क्या बना है, इसके ओरिजिनेट यानी कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये भी हमने देख लिया है ना। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना, ताकि यह हमारे दिमाग में फिट हो जाए, है ना, याद हो जाए और परीक्षा में हमें कोई भी दिक्कत ना जाए, है ना। परीक्षा में हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाए। तब है ना, A बराबर क्या है, यहाँ पर A बराबर है 306, B बराबर क्या है 657, B बराबर क्या है 657, है ना। LCM हमें ज्ञात करना है, HCF दिया है कितना है 9, है ना। और LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है ना। अतः या फिर इसलिए, है ना, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अतः या फिर इसलिए, है ना। 306 और 657 का गुना कर लेंगे हम लोग, 306 गुना 657 बराबर LCM लिखेंगे। LCM क्या है, LCM हमें ज्ञात करना है ना। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM की जगह हम लोग LCM लिख लेते हैं, गुना HCF हमें क्या, HCF दिया है हमें कितना 9, HCF हमें कितना दिया है 9, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 9,
है ना। अब बराबर लिखेंगे यहाँ पर, है ना। बराबर लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस एलसीएम को इधर के साइड लिख लेते हैं, है ना। एलसीएम को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। और ये जो गुना में 9 है वो यहाँ ये जो 306 गुना 657 इसके बट्टे में आ जाएगा, है ना। तो 306 गुना 657 के बट्टे में आ जाएगा। मतलब बराबर के इधर या उधर कोई भी संख्या गुना में हो तो वो हमेशा बट्टे में जाती है ना। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, है ना। अब हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 9 का भाग जब हम 657 में देंगे, है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 6 54, 9 में 7 63, 9 में 7 63, 2 बच जाएगा, अगली संख्या क्या हो जाएगी 27, है ना। तो 9 3 27, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 73, क्या प्राप्त हो जाएगा 73। तो बराबर करके हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम बराबर 306 गुना 73, क्योंकि यहाँ नीचे 9 एकम 9 हो जाएगा और एक के लिखने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ये हो जाएगा 73। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम लोग आगे सोल्व कर लेते हैं ना। सबसे पहले तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, बराबर एलसीएम इज इक्वल टू 306 गुना 73, है ना। एक रफ वर्क कर लेते हैं, 306 गुना 73, इसका गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 3 6 18 का 8, कैरी का 1 और आगे 0 3 0 0 और 1 का 1, 3 3 9, है ना। गुना 7 6 42 और आगे 0 है तो हम लोग 42 पूरा लिख लेंगे, है ना, क्योंकि हासिल का 4 बचेगा और उसको 0 में जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। 7 3 21, है ना। इस प्रकार से जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमें एलसीएम क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 का 8, है ना, 8 का 8, 1 और 2 3, है ना, 9 और 4 13, 13 का 3, कैरी का 1, 21 और 1 22, है ना। तो 22,338 इसका क्या हो जाएगा उत्तर, है ना, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये रफ वर्क मिटा देते हैं फिर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, अतः हमने क्या निकाला है एलसीएम, है ना। और एलसीएम किसका निकाला है 306 और 657 का, है ना। 657 का बराबर क्या आया है 22,338, है ना, है ना। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया उत्तर, है ना, ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से डील करेंगे हम लोग, मतलब सोल्व करेंगे, है ना। अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n, है ना। यहाँ पर जो 6 की घात है वो n है ना। 6 की घात क्या है n है, n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक ऐसा ही उदाहरण नंबर 1 था जिसे हमने होल्ड पर रख लिया था, है ना, जिसे हमने क्या किया था होल्ड पर रख लिया था। इसको भी हम लोग इसके बाद सोल्व कर लेंगे, है ना। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम भाषा लिख लेते हैं सबसे पहले ना, और भाषा क्या होगी, है ना, हल बराबर, है ना, हल बराबर सिद्ध करना है ना, या फिर जांच करना है ना, सिद्ध करना है या फिर जांच करना है। क्या जांच करना है, 6 की घात n, है ना, अंक 0 पर, है ना, अंक 0 पर समाप्त होती है, अंक 0 पर
समाप्त होती है या फिर हो सकती है ना। तथा n बराबर क्या है, n बराबर है प्राकृत संख्या, है ना, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है ना। प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति में स्थित वस्तुओं को गिनने की संख्या, जो कि किसी भी वस्तु को गिनना हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक से। अतः प्राकृत संख्या बराबर गिनती की संख्या, है ना, गिनती की संख्या। अब हम लोग एक नोट लिखेंगे, है ना। नोट मतलब इसी में हम लोग सॉल्यूशन में ही हमें लिखना रहेगा, है ना। हम जानते हैं कि हम कलर चेंज कर लेते हैं। जानते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त, है ना, शून्य पर समाप्त होती है, तब उस संख्या का गुणनखंड इस प्रकार होगा, कैसे होगा, है ना, हम लोग देखते हैं कैसे होगा, हम लोग देखते हैं, है ना। सम संख्या ना, सम संख्या कौन कौन सी हो गई, 2, 4, 6 और 8 गुना 5, है ना, इस प्रकार होगा। सम संख्या क्या है, 2, 4, 6, 8, है ना, 2, 4, 6 और 8 गुना 5, है ना। तो इसका गुणनखंड इस प्रकार होगा, है ना। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा। जैसे 2 गुना 5 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 गुना, माना कि 2 गुना 4 हो गया, है ना, सॉरी 2 गुना 4 नहीं, 4 गुना 5, है ना, 2 के स्थान पर 4 आ गया और गुना 5 हो गया, तो 4 पंजे 20, मतलब ये भी शून्य पर समाप्त और ये भी, है ना। इसी प्रकार से 6 गुना 5 हो गया, है ना, तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, ये भी शून्य पर समाप्त हो जाएगी। आगे है 8 गुना 5, 8 पंजा 40, है ना, आखिरी में शून्य है, तो ये भी शून्य पर समाप्त हो जाएगी। अतः किसी भी सम संख्या के साथ यदि 5 का गुना किया जाता है ना, यदि 5 का गुना किया जाता है तो वह संख्या हमेशा शून्य पर समाप्त होगी। यह हमारे पास क्या निकल के आया, कंक्लूजन, है ना, मतलब एक फैक्ट निकल के आया, है ना, कि किसी भी संख्या का यदि, है ना, किसी भी सम संख्या का गुना यदि 5 के साथ किया जाता है ना, तो वो ऑलवेज, है ना, तब क्या होगा, तब वह ऑलवेज मतलब हमेशा क्या रिजल्ट देगी, हमेशा आखिरी में आएगा 0, है ना, हमेशा आखिरी में क्या आएगा, 0। ये इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया, है ना, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ना, हाँ अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, है ना, समीकरण क्या, 1।
ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, है ना। तथा, है ना, तथा 6 का गुणनखंड, है ना, 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 बराबर 2 गुना 3, है ना। गुणनखंड कैसे करेंगे, 6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 त्रिया 6, इसके बाद 3 का चले जाएगा, है ना। तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा इसका, 2 गुना 3, है ना। ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा इसका, 2 गुना 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसको रफ में करके देख लेना, है ना, किसको, इसको 2 गुना 6 को, है ना। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ पर देख, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 2 त्रिया 6, 3 एकम 3, है ना। तो इसको हमेशा आप लोग क्या करोगे, इसको सोल्व करके देख लेना कि 6 का गुणनखंड किस प्रकार होगा, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, है ना, समीकरण नंबर 2, है ना। अब हम लोग एक नोट लिख लेते हैं ना, मतलब भाषा लिख लेते हैं, और भाषा में क्या लिखेंगे अब, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि 6 का गुणनखंड या फिर 6 का रहने दो, 6 के लिख लो, है ना, 6 के गुणनखंड में, के गुणनखंड में 5, संख्या 5, है ना, नहीं है। अतः दी गई संख्या 6 की घात n, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, उत्तर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, उत्तर। तो ये वाले सवाल को इस प्रकार से डील करेंगे हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमने एक उदाहरण छोड़ा था, उदाहरण नंबर 1, है ना। कौन सा उदाहरण छोड़ा था, उदाहरण नंबर 1। तो उस उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे सोल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर पहला ही उदाहरण था ये, है ना, और इसको हमने बोला था कि इसको अभी होल्ड करके रखना है ना, इसको क्या करना है, अभी होल्ड करके रखना है। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब इसको पेज नंबर नहीं जाएगा, लगभग 15 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दिया है ना, क्या दिया है, संख्या हो 4 की घात n, है ना, संख्या हो 4 की घात n, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, संख्या हो 4 की घात n, संख्या हो 4 की घात n पर विचार कीजिए, है ना, संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, है ना। जहाँ n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर भाषा लिख लेंगे, है ना। उत्तर में जो क्वेश्चन में दिया है, सॉरी हल में, है ना, हल में क्या लिखेंगे हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया है
है ना। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही रहती है कि हम क्वेश्चन में दिया हुआ लिख लें, है ना। तो दिया है, क्या दिया है, सिद्ध करना है या फिर जांच करना है। सिद्ध करना है संख्या 4 की घात n, है ना, संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। समाप्त होती है नहीं, हो सकती है या नहीं, हो सकती है या नहीं, है ना। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। हम जानते हैं कि, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी, शून्य पर समाप्त होगी, तब उस संख्या का गुणनखंड, उस संख्या का गुणनखंड इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, है ना, इस प्रकार होगा। कैसे होगा देख लेते हैं हम लोग। संख्या, है ना, या फिर सम संख्या लिख लेते हैं। सम संख्या, है ना, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है ना। गुना, इसका गुना हमेशा 5 के साथ होगा, तभी हमारे पास रिजल्ट जो है ना, तभी हमारे पास रिजल्ट जो है क्या आएगा, तभी रिजल्ट हमारे पास संख्या के अंत में 0 आएगा, है ना। तभी संख्या का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, संख्या के अंत में 0 आएगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या 4 एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड में सम संख्या और गुना में 5 अवेलेबल है या नहीं है ना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। ये हमें मिल गया समीकरण नंबर 1। तथा 4 की घात n, है ना, बराबर 2 गुना 2 की घात n, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 2, समीकरण नंबर 2, है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था हम लोग, है ना, इसकी घात n, है ना, हम लोग घात n लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर घात n लगा लेना इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हो गया समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, अब क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि संख्या 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है ना। सम संख्या तो है ना, सम संख्या तो है 2 गुना 2, लेकिन उसका गुणनखंड संख्या 5 नहीं है। अतः दी गई संख्या, शून्य, है ना, 0 पर समाप्त नहीं होगी, है ना। इसका हमने कारण पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखें, है ना, कि
अगर किसी भी सम संख्या का गुना 5 से किया जाता है तो आखिरी में 0 किस प्रकार से आता है ना। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 में अच्छे से देख लिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, व्याख्या कीजिए कि, है ना, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना, प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है ना। ये क्या करना है, व्याख्या करना है या फिर सिद्ध करना है ना। व्याख्या करना है या फिर सिद्ध करना है। तो हल में हम लोग लिख लेंगे, हल बराबर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं है ना, भाज्य संख्या ये है ना। इतना नहीं लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, सीधा प्रश्न अनुसार, है ना। तब हम सीधा क्या लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार। तब, है ना, तब क्या लिखेंगे हम लोग, 7 गुना 11 गुना 13, है ना, 13 हो गया, प्लस में क्या है, प्लस में है 13, है ना, तथा आगे क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5, है ना। अब हमें ये पता है कि गुना में 1 लिखो या ना लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है ना। गुना में 1 लिखने या ना लिखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 13 यहाँ भी है और यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ 13 है तो ये 13 कॉमन आ जाएगा। मतलब जो संख्या दोनों में शामिल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, है ना। वो संख्या गुना में नहीं हो सकती है ना, गुना को छोड़कर। प्लस और माइनस के चिन्ह में हम लोग, प्लस और माइनस के चिन्ह में ये दो ही चिन्ह है जहाँ से हम लोग संख्याओं को कॉमन ले सकते हैं, है ना, मतलब उसको बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 13 आ जाएगा कॉमन, है ना। अंदर क्या बच जाएगा, 7 गुनी 11, यहाँ पर 13 आ गया बाहर, मतलब 1 बचा और 1 को गुना में लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस या माइनस में लिखने से पूरे सवाल को फर्क पड़ता है ना। तथा हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5, है ना, यहाँ प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ से आ जाएगा 5 कॉमन, है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 कॉमन। और ये क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है ना। 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे हम लोग, अंदर लिख लेंगे, है ना, इसको ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब वहाँ पर क्या लगा है, हमेशा गुना का चिन्ह लगा है ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 गुना 6, 5 तो आ गया बाहर, गुना 4 गुना 3 गुना 2, ना, गुना में 1 लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस या माइनस में फर्क पड़ता है, इसलिए प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर 1, है ना। अब इसका हम लोग गुना कर लेंगे, किसका, अंदर वाली संख्याओं का, ठीक है। तो ये 13 हो गया, है ना, गुना, है ना। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा गुना का चिन्ह लगा है ना। 11 सातों कितना हो जाएगा, 77, या फिर 7 का गुना 11 में करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 77, और प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 78, है ना। तथा है ना, 5 तो बाहर है ना, ब्रैकेट को अभी नहीं खुलना है, हम लोग गुना करने के बाद खुलेंगे, है ना। 4 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 7 6 कितना हो जाएगा, 42, गुना 4 6 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, है ना। और प्लस में क्या है, 1, प्लस में क्या है, 1, बराबर, है ना, 13 गुना 78, है ना। और गुना में 1 लिख देंगे हम लोग तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, तब कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तथा 5, है ना, 5 गुना, या फिर गुना का चिन्ह अभी नहीं लिखते हम लोग सबसे पहले गुना कर लेते हैं 24 और 42 का। तो 24 दूनों क्या होता है, 48, 24 दूनों 48, कैरी का कितना हो जाएगा, तो कैरी का हो जाएगा यहाँ पर 4, है ना।
24 चौक कितना हो जाएगा 96, है ना। 24 चौक कितना हो जाएगा 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 96 और 4 हो जाएगा 100, है ना। और प्लस में क्या है 1, है ना, प्लस में क्या है 1, प्लस में 1 है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, अब इसको 1 को जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये तो हो जाएगा 13 गुना 78 गुना 1 तथा, है ना, 5 गुना 1008 में यदि 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा 1009, है ना। क्या रिजल्ट देगा 1009। और इसके गुना में हम लोग लिख सकते हैं 1, है ना। इसके गुना में हम लोग क्या लिख सकते हैं 1009 के गुना में 1, है ना। अब ये क्या है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। यदि हम लोगों को ये नहीं पता है कि क्या 1009 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है ना, तो एक काम किया जा सकता है यहाँ पर, है ना। सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। कहाँ गया यार, हाँ अरेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ी सी हम लोग जगह बना लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 78 का गुणनखंड कर लेंगे, है ना। 2 का चले जाएगा क्या, है ना। तो आंसर मिलेगा हाँ 2 का चले जाएगा। 78 का कर लेते हैं गुणनखंड, 2 का चले जाएगा कितनी बार, 2 3 6, है ना, 2 3 6, 1 बच जाएगा 18 हो जाएगा, 2 नामे के 18। अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, है ना। अब 13 का जाएगा, 13 एकम 13, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे 13 गुना, है ना, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, है ना। अब यहाँ पर स्थित संख्याओं का भाग यदि इसमें चले जाता है, किसमें 1009 में, है ना, तो यहाँ से कुछ और संख्याएँ मतलब कॉमन आ सकती है ना। तो जो 1009 है इसमें ना तो 3 का भाग जाएगा और ना ही 13 का भाग जाएगा इसमें, है ना, ना ही 13 का भाग इसमें जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग, है ना, अब क्या करेंगे हम लोग इसको वैसे ही लिख लेते हैं, है ना, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। तथा 5 गुना 1009 गुना 1, चूँकि यह एक बड़ी संख्या है और ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि बड़ी संख्या भाज्य है या अभाज्य है कैसे पता करें, है ना। तो यदि ऐसी स्थिति में पता नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे ही हमें तो पता है कि 1009 एक कैसी संख्या अभाज्य संख्या है, किसी संख्या एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाएगा सिवाय 1 और 1009 के अतिरिक्त, है ना। अब यहाँ पर बात आती है कि यह भाज्य संख्या ही कैसे होगी, यदि इसमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकल कर आ जाता है कुछ भी संख्या, तो वो कैसी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे, है ना, ये भाज्य संख्याएं है ना, ये भाज्य संख्याएं है, तो भाज्य संख्याएं होने का इसका हम लोग देंगे कारण, है ना, भाज्य संख्या होने का इसका हम लोग देंगे कारण, है ना, क्योंकि हमें व्याख्या करना है ना, क्योंकि हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि दी गई संख्या, है ना, चूँकि दी गई संख्या का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर क्या है 1 है ना। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, दी गई संख्या ये भाज्य संख्या है ना। सवाल एक बार में समझ में नहीं आए, है ना, तो रिपीट करके देख लिया करो, है ना। और इसी के साथ हम प्रश्नावली का इस प्रश्नावली 1.1 का आखिरी सवाल करेंगे, है ना। और इस सवाल में क्या दिया गया है, तो इस सवाल में हमें दिया गया है ना, किसी खेल के मैदान में
मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। कितने समय बाद वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। तो समय चूंकि बड़ा होगा, है ना, और बड़ा होगा तो वह बड़ी संख्या क्या आएगी, हमेशा एलसीएम आएगी, है ना। वह बड़ी संख्या क्या आएगी, एलसीएम आएगी, है ना, क्योंकि 12 और 18 मिनट के बाद वह चलना प्रारंभ करते हैं, है ना, और उसके बाद में मिलेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं समय ज़्यादा ही लगेगा, 12 और 18 से तो ज़्यादा ही रहेगा, है ना। 12 से 18 से ज़्यादा लाना है तो हमें इसका निकालना पड़ेगा एलसीएम, है ना। इसका क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, है ना, हल में हल बराबर, है ना, हल बराबर सोनिया को, है ना, सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में, मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, है ना। कितना समय लगा, 18 मिनट। इसके बाद रवि है, तो रवि को कितना समय लग रहा है ना। रवि को, है ना, मैदान का एक चक्कर लगाने में, है ना, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका डुप्लीकेट बन जाता है क्या, ठीक है। यदि हम लोग इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, है ना, और यहाँ से इसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करते हैं, बन गया, है ना। मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय, है ना, किसको, रवि को कितना लग रहा है, लगा समय बराबर 12 मिनट, है ना। तब, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, है ना, पुनः एक साथ प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। यही तो हमें ज्ञात करना है ना। अतः अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम, है ना। तो 18 का एलसीएम क्या आएगा, देख लेते हैं। किसका जाएगा, 2 का कितनी बार, 9 बार, फिर 3 का कितनी बार, 3 बार, फिर जाएगा 3 का 1 बार, है ना। तो 18 का यहाँ पर गुणनखंड क्या आया है ना। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं, तो क्या है गुणनखंड, 2 गुना 3, और कितनी बार आया है, 3, 2 बार, है ना। इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 12 का और निकाल लेते हैं ना, इसके बाद हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो 12 का निकालेंगे तो 2 का चले जाएगा कितनी बार, 6 बार, फिर से 2 का चले जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर किसका जाएगा, 3 का कितनी बार जाएगा, 1 बार, है ना। और इसको कर लेते हैं हम लोग अरेंज, है ना। और अरेंज करने के बाद हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम, है ना। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड क्या आया, 2 का वर्ग, है ना, गुना 3। अतः दी गई संख्या का एलसीएम
बराबर, है ना। एलसीएम क्या आएगा, हम कॉमन संख्या में बड़ी घात वाली संख्या लेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2, चूँकि 18 के गुणनखंड में भी 2 शामिल है और 6 की घात में भी 2 का 6 की घात में भी गुणनखंड 2 शामिल है ना। तो दोनों में बड़ी घात कौन सी है, 2 की, तो 2 है ना। गुना, अब 18 के गुणनखंड में 3 शामिल है और 6 के गुणनखंड में भी 3 शामिल है, तो बड़ी घात कौन सी है, तो 18 के गुणनखंड में, है ना। क्या है, 3 का वर्ग, बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4, गुना 3 का वर्ग क्या होता है 9, बराबर ये क्या हो जाएगा 36, है ना। बराबर ये क्या हो जाएगा 36। इसको हम लोग कर लेते हैं अरेंज, है ना। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं अरेंज, ताकि हमें लिखने के लिए जगह पे मिल जाए, है ना। तो 4 में कितना हो जाएगा 36 मिनट, है ना। 36 मिनट लगेंगे, कितना लगेगा 36 मिनट लगेंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर, है ना। ये क्या हो गया, यही हो गया उत्तर। अतः दी गई संख्या का एलसीएम क्या आ गया, 2 की घात 2 इंटू 3 का वर्ग, है ना। यानी कि 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 की घात 2 कितना हो जाएगा, मतलब 3 का गुना 2 बार 3 3 9, और 4 में कितना हो जाएगा 36 मिनट लगेंगे, है ना। और ये क्या हो गया, यही हो गया इसका उत्तर, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न वाली 1.1 हमारी हो गई कंप्लीट, है ना। अब हम लोग प्रश्न वाली 1.2 के सवाल करने से पहले उसका बेसिक्स जानेंगे, है ना। वहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनका बेसिक अच्छे से क्लियर होने के बाद हम लोग सवाल की ओर मूव करेंगे, है ना। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।